माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी उसी रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी कक्षा 10 मैथ की रिवीजन क्लास बहुत ही तेज गति के साथ चल रही है। यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बच्चों मैंने इस क्लास को रखा था। तो सबसे पहले तो बच्चों जो आपके साथी हैं, अगर यदि उस तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है तो बच्चों पहले उन तक ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आप इस चैनल से जुड़िए और अच्छे वीडियो और अच्छी क्लासें हमारी देखिए। तो बच्चों, आज हम लोग चलेंगे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। बेटा, आज हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने ये पढ़ लिया था कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है। आज की क्लास में बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन आने वाला है, या बेटा जो हमारे पास आयतन से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, उस चैप्टर को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन के विषय में आज हम लोग इस क्लास में बच्चों देखेंगे। इसके बेटा जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या हमारे पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर मैं आया हूं आपके लिए, और आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाकर चलूंगा। हालांकि बच्चों, ये क्लास जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है, ये बेटा आपका पिछली क्लास कक्षा अगर बात की जाए तो बेटा ये क्लास 9 से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इस चैप्टर को आप पहले भी बच्चों पढ़ के आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के नहीं आए हैं। कक्षा 9 में आपने टॉपिक पढ़ रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, जो वहां पे आपने सूत्र सीखे थे वही सूत्र आपको यहाँ पे सेम टू सेम लगने वाले हैं। आपको कोई नया सूत्र नहीं मिलने वाला है बच्चों। तो आप यदि आपने अगर कक्षा 9 में पढ़ाई अच्छे से किया है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और हम आज फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं कक्षा 9 का। नहीं भी देखा है तो आप अब देख लीजिए, अब आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो बेटा, सबसे पहले टॉपिक अगर बात की जाए तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो बेटा हमारा होने वाला है घनाभ। क्या होने वाला है बेटा? घनाभ की बात करेंगे। और बेटा इधर मैं साथ में आपको घन भी लेकर चलूंगा, दोनों को मैं रिलेट करके बताऊंगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए मेरी। बेटा दूसरा टॉपिक होगा हमारा घन। इन दो चीजों के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे, अब समझेंगे इसको। बेटा घनाभ क्या होता है, तो बेटा ये घनाभ में कैसे बनता है पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों। तो इस प्रकार से मैं पहले आकृति को ड्रा करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं कि मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, आप कैसे बनाएंगे इसको बोर्ड एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है आपके पास। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको ड्रा करेंगे, इस प्रकार से आकृति को बनाएंगे। बेटा ये जो हमारे द्वारा बनाई गई आकृति है यही हमारी क्या है, तो बच्चों यही हमारी घनाभ की आकृति कहलाती है। तो बच्चों इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, तो बेटा आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या याद करना है। बेटा पहली बात तो यह है कि आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखेंगे। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। दूसरी बात बेटा यह है कि आप इसी से रिलेटेड क्या याद करेंगे भैया, इसका आयतन याद जरूर कर लेंगे। आप लोग क्या याद करेंगे बच्चों? घनाभ का आयतन बेटा जरूर याद कर लेंगे। सेम प्रोसीजर बच्चों यहां भी है, यहां भी यही काम करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों याद कर लेंगे, और साथ में ही हम लोग घन का आयतन भी ज्ञात कर लेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर बात की जाए तो पहले घनाभ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो घनाभ में क्या होता है, पहली बात हमारे पास क्या क्या होना चाहिए घनाभ में। तो यहाँ पे घनाभ में होने के लिए सबसे पहली बात तो आप देखेंगे इसकी लेंथ को। लेंथ का मतलब मैंने कितनी मान लिया कि भैया इसकी लेंथ हमने L मान लिया। दूसरी बात ये इसकी ब्रीथ मतलब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को हमने B मान लिया, और जो इसकी ऊंचाई है वो हमने H मान लिया यहाँ पर। तो हमारे पास तीन राशियां मिली, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनसे रिलेटेड बातें मैं बतानी है। तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप याद रखेंगे हमारे पास फार्मूला होता है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो फार्मूला याद रखेंगे 2/LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरी बात आयतन की बात करें तो आयतन में आप LBH याद रखेंगे, यानी तीनों का आप केवल मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी थी। किसमें? तो आपको बच्चों यहाँ पे याद रखनी है, घनाभ में याद रखनी है। दूसरी बात घन की अगर बात की जाए तो घन का भी थोड़ा सा इसका पिक्चर को ड्रा कर लेते हैं घन बनाने के लिए। तो घन को भी हमने बना लिया, इस तरह से आप देख पा रहे हैं घन को भी हमने किस तरह से बना लिया है। तो ये आपका हो गया घन। यानी अगर घन से क्वेश्चन आएगा तो आप किस प्रकार से घन वाला क्वेश्चन करेंगे।
तो घन का मतलब होता है इसकी प्रत्येक साइड जो है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है, हाइट अलग है, लेकिन क्या होगा घन में, क्या होता है भाई, घन में ऐसा होता है कि जो आपने अगर ए माना है तो वही ए हाइट भी है, ए लेंथ भी है और ए ब्रीथ भी आपकी होती है। दोनों सब यानी कि सब के सब आपके सेम होते हैं। यानी यहां से हम लोग निकालेंगे तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो याद रखेंगे आप 6a² होता है। और अगर बात की जाए आयतन की तो a³ इसका आयतन होता है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए। आपके कुल 6 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब बच्चों बात करेंगे हम लोग आकृति नंबर 3 की बात करेंगे। तो बेटा 3 नंबर में क्या है, हमारे पास बेलन दिया गया है, यानी बेलन में क्या क्या आवश्यक है ये समझ लेते हैं बच्चों। बेलन से क्या क्या सूत्र बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं बच्चा। तो सबसे पहले बात करें हमसे बेलन का आयतन। तो बच्चों मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं आयतन का मतलब क्या होता है। आयतन का मतलब बस इतना सा होता है कि उस जो भी आकृति है उस आकृति में कितना क्वांटिटी आ सकती है। यानी जो भी हमारे पास आकृति, जैसे हमारे पास मार्कर दिया गया है तो इस मार्कर में अगर कुछ भी ना होता तो इसके अंदर कितना पानी आता, क्योंकि ये बेलन के आकृति यानी सिलेंडर के टाइप का है ये हमारे पास, तो इसमें कितना पानी आता यही इसका मतलब होता है आयतन। तो आयतन का मतलब है इसमें कितना क्वांटिटी चाहिए, इसमें क्वांटिटी से रिलेट करता है हमारा आयतन। तो आयतन की बात करें तो बेटा आयतन के लिए फार्मूला याद रखेंगे आप, πr²h। जहां पे r क्या है तो भैया r इसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है त्रिज्या। h क्या है तो ये इसकी ऊंचाई को h बोला गया है, हाइट को h बोला गया है। दूसरी बात करें इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2πrh होता है। ये भी आप फार्मूला याद रखेंगे, 2πrh फार्मूला याद रखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक बेलन है बच्चों। तो बेलन में हमने क्या कहा, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है जो वक्र से बनाया गया हो। वक्र का मतलब होता है जो गोल गोल वाला भाग होता है उसे वक्र कहा जाता है। जैसे सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं या रेखा कहते हैं, उसी प्रकार जो वृत्ताकार रूप में होती है उसे वक्र कहा जाता है। इसीलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया, यानी कि जो वक्राकार रूप में जो आपका भाग है उसको कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का इतना सा मतलब होता है जो आपका वक्र वाला भाग है उसको तो लेना ही लेना है, साथ में पीछे वाले जो इधर वाला एक भाग बंद है वृत्त से और जो इधर वाला भाग एक वृत्त से बंद है उन दोनों वृत्तों को भी ले लो, यानी इधर से भी बंद कर दिया उधर से भी बंद कर दिया। अभी तक क्या था, केवल मैंने वक्र वाला भाग लिया था, इस बार मैं दोनों ले लेता हूं, यानी 2πrh प्लस, तो यानी इधर एक वक्र लगा हुआ है इधर एक वक्र लगा हुआ है, πr² मिलके हो जाएगा 2πr²। यानी यहां से नया फार्मूला निकलता है, दोनों में बच्चा कॉमन कर लो 2πr, यहां से बचा h प्लस 2r। ये हमारा एक नया फार्मूला निकल के आया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr ब्रैकेट में h प्लस 2r होता है। इसको आप अभी के अभी याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला है आगे। यहां तक हमने बात करी है बेलन की, अब बात करेंगे शंकु की। शंकु कैसा होता है तो हमारे पास शंकु में भी सेम डायमेंशन दी गई है, यानी हमारे पास ये त्रिज्या दे दी गई है और ऊंचाई को बोलेंगे h। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आपको मिलेगी वो है आपकी त्रिज्या की ऊंचाई। त्रिज्या की ऊंचाई को L से बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोला जाता है अंग्रेजी में। L हो गया हमारे पास स्लैंट हाइट, यानी कि त्रिज्या की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। इन तीनों में संबंध क्या होता है तो यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री का एंगल भाइयों। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो यहाँ लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, L² = h² प्लस r²। से बहुत सारे सवालों का हम हल करना सीखेंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर बात करें शंकु के आयतन की तो शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। क्या होता है, 1/3 भाग होता है। यानी बेलन के आयतन को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा शंकु का आयतन। बात करें अगर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से मैंने कहा जो आप बर्थडे में टोपी लगाते हैं तो जो लगाई गई आपके द्वारा टोपी है उस टोपी का जो वृत्ताकार भाग है उस वृत्ताकार भाग को क्या, वृत्ताकार जो भाग है उसका क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है πr/l। मैंने बता दिया r क्या है और l क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर बात करें इसके शंकु के
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, यदि आपने पहले ले लिया था पाई आर एल यानी वक्राकार वाला भाग ले लिया है, अब नीचे आपका एक भाग बच गया है जो वृत्तकार रूप में, यानी वृत्तकार रूप जो ढक्कन लगेगा नीचे वो लग जाएगा। यानी बेटा क्या करेंगे, पाई आर एल में से हम लोग एक काम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। क्यों करेंगे मैंने समझा दिया आपको, बस आप एक काम कर दीजिए, दोनों में कॉमन कर लो, पाई आर बच जाएगा एल प्लस आर। यानी आपका यहां से एक और नया फार्मूला निकला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर फार्मूला हो जाएगा। हमने शंकु पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ते हैं गोला। गोला क्या होता है, गोला जैसे कि आपने देखा होगा गेंद, जो आपका गेंद होता है उसी गेंद को गोले के रूप में माना जाता है, और जो आपकी रिंग हाथों में पहनी जाती है वो एक वृत्त के रूप में होती है। आप इस आकृति को बिल्कुल भी वृत्त समझने की गलती ना करें, ये एक गोला बना हुआ है जैसे कि आपका गेंद होता है उसी प्रकार का गोला बना हुआ है ये, यानी कि उसमें ऊंचाई भी होती है गोले में बच्चा ऊंचाई भी होती है, क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन गोले में ऊंचाई भी होती है, इसीलिए उसे 3D यानी कि उसे हम आयतन के रूप में पढ़ते हैं, आयतन के रूप में पढ़ते हैं। तो गोले का आयतन आप याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा हमारा आयतन। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुछ नहीं, जो हमने कहा जो इसके पृष्ठ द्वारा बनाया गया भाग है वही कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये जरूर से जरूर याद रखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अर्धगोले की तो अर्धगोले में इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगेगा। क्यों, समझाता हूं, थोड़ा सा इधर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। क्या करेंगे, हमने बनाया आपको एक अर्धगोला जो इस प्रकार का बना हुआ है। अर्धगोले की आकृति हमारे द्वारा बनाई गई है, थोड़ा सा ये गलत बन गया है, ये तो लग रहा है मुझे अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ भी वही काम है, आर तो लगना ही लगना है, यानी अर्धगोले का आयतन किया, पहले पूरा गोला था तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, गोले को आधा कर दिया, तो आयतन को भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 4 को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि आएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन अर्धगोले का। क्या आया, 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, भैया पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, इसको 2 से भाग कर देंगे, आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी यहां से हमारे पास नया फार्मूला निकला 2 पाई आर स्क्वायर निकल के आ गया है। अब अगर बात करें इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की, बात क्यों करना पड़ रहा है हमको, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहले टोटल तो निकाल लिया, लेकिन बच्चों क्या हुआ, हमारे पास जो बीच में जब इसको कट किया गया तो कट करने के दौरान क्या हुआ, इसमें एक और नया शेप बीच में बन गया, उसकी हमने बात नहीं किया। यानी 2 पाई आर स्क्वायर में हम लोग एक और वृत्त को जोड़ देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा फार्मूला आएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया गोले का, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। हालांकि बच्चों आपके सवाल में ये वाला फार्मूला नहीं लगने वाला है, बाकी सभी फार्मूले लगने वाले हैं, इसलिए अगर आपको ये वाला फार्मूला नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्य सभी फार्मूले आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे याद होने चाहिए, जिनमें से आपका ये वाला फार्मूला जो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए। अब चलते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए पेपर में। एक एक नंबर आप करके आए सवाल इस चैप्टर से, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप करके ही आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में देखते हैं। बच्चों हमसे सवाल में कहा जा रहा है, यदि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि एक खिलौना हमारे पास है, उस खिलौने की त्रिज्या हमसे कही जा रही है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है, तो जो कहता है बात को उसको पहले हम चित्र को बनाते हुए चलेंगे साथ में, ताकि हमसे कोई गलती ना होने पाए। सबसे पहले हमसे कहा गया एक शंकु के आकार का है, तो हमने बिल्कुल एक शंकु का निर्माण कर दिया इसके लिए, और हमारे पास आकृति बनके तैयार हो गई कुछ इस प्रकार से। तो हमारी पहली बात तो क्लियर हो गई है कि हमसे कहा गया कि हमारा एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है, जो हमने ड्रा कर लिया, यहाँ पे एक शंकु के आकार का बन गया हमारे पास खिलौना। दूसरी बात करें अगर, जो उसी त्रिज्या वाले, यानी वैसी ही त्रिज्या जो यहाँ पे त्रिज्या इसकी है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, यानी ये जो शंकु है, ये शंकु भैया एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। इस प्रकार से नीचे एक अर्धगोला है और अर्धगोले पर हमारा ये शंकु रखा गया है। इस बात को आप जरा गौर समझ लेना
कि अर्धगोले पर एक शंकु को रखा गया है, नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु को रख दिया गया है। हमसे फिर कह रहा है यदि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी जो टोटल इसकी ऊंचाई है वो हमें मेंशन कर दी गई है, कितनी, वो भैया हमसे बता दी गई है। इसकी टोटल ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर बता दी गई है। कुल कितनी ऊंचाई है? 15.5 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे एक बात जरूर बताई गई है कि सेम त्रिज्या वाले यानी जो दोनों की त्रिज्याएं हैं वो क्या हैं? आपस में बराबर हैं। भैया सेम त्रिज्या का मतलब हो गया जो गोले की त्रिज्या है वही आपके शंकु की भी त्रिज्या है। तो भैया जो जो हमारे पास दिया गया पहले उस बात को हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हल डालकर इस सवाल को लगाना प्रारंभ करेंगे। कैसे लगाएंगे देखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दी गई है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या हमारी किसकी कहलाएगी? यही त्रिज्या हमारी अर्धगोले की भी कहलाएगी। यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि वहां लिखा हुआ है साफ साफ समान त्रिज्या वाली, यानी उसी त्रिज्या वाली की बात कर रहा है। यानी वही त्रिज्या है तो r ये थी तो r ये भी हो जाएगी। r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी है, क्या कि हमारे पास अगर त्रिज्या ये है तो त्रिज्या तो भैया ये भी होगी, क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहा जाता है। ये भी हमारी परिधि होती है। यानी यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यानी 3.5 सेंटीमीटर अगर ये है, टोटल लेंथ हमारी जो खिलौने की है वो 15.5 सेंटीमीटर है। यानी अगर यदि हमको शंकु की ऊंचाई निकालनी हो यानी h का मान निकालना हो तो हम समझ सकते हैं जो हमारी कुल ऊंचाई है 15.5 में से यदि हम इस अर्धगोले की त्रिज्या को हटा दें यानी 3.5 सेंटीमीटर को हटा दिया जाए तो हमारे पास केवल शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई निकल के आ जाएगी। यानी कि यहां से हमने देखा कि हमारे पास जो ऊंचाई आ गई है 12 आ गई है, और हमारे पास जो त्रिज्या का मान है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो भैया हमसे कहा जा रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है हमसे? खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है भैया। क्या करेंगे? पहली बात तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसमें से हम लोग जैसे ही हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें अर्धगोले का जोड़ दें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का निकल आएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे हमारी बात को। यानी यहां लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक अगर यदि बात समझ में आ गई है तो सवाल बहुत ही आसानी से हमारा लगने वाला है। बस यहाँ पे फार्मूले लिख देंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है भैया? पाई आर एल हो जाएगा, और अर्धगोले की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक समस्या आ गई। क्या? हमारे पास एल का तो मान ही नहीं है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, हमारे पास मैंने अभी एक आपको फार्मूला बताया, क्या कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सीधा इसी सूत्र का प्रयोग करके मान निकालते हैं। एच का मान दिया गया है 12, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला है 12, और उसके बाद आर तो दिया ही गया है 3.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे 144 प्लस 1225 इज इक्वल टू आंसर हमारे पास निकल के आएगा 15625। यानी यहाँ से एल का मान जो निकलेगा ये आपको याद होना चाहिए किसका मान होता है, तो 125 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास एल का मान निकल के आएगा। यानी 12.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे लेटेन यानी कि स्लैंट हाइट निकल के आई है। पर हम लोग पाई आर को कर लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा एल प्लस 2r। बस इसी वैल्यू में बेटा अपना मान रख देंगे, पाई आर एल 2r का मान रखेंगे। इधर मैं लगाता हूँ यहाँ पे सवाल आपका। तो बेटा क्या करेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, इधर लगा रहा हूँ ध्यान देंगे इधर, 22/7। आर का मान हो जाएगा हमारा 3.5, ब्रैकेट में एल का मान आया है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, यानी इसको हल करेंगे तो 7 से काटेंगे आएगा 0.5, यानी आएगा 11.0, और यहाँ पे अगर यदि हल करें 12.5 प्लस 7 आ जाएगा
यानी यहाँ से बेटा हल करने पे आएगा 11 इंटू 19.5, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा जब इस सवाल को हम लगाएंगे इस तरह से। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से इस सवाल का आंसर आ गया है और कितना ही आसान सवाल था ये। तो इसी तरह के सवाल इस चैप्टर में आने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल में इस चैप्टर में सवाल आपके नहीं आने वाले हैं। या तो कभी आपको अर्धगोले में कोई शंकु रख दिया जाएगा या फिर एक बेलन के दोनों तरफ शंकुओं को, यानी एक बेलन के दोनों तरफ अर्धगोलों को रख दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा चित्र बनाकर दिखाना चाहता हूँ। यदि ऊपर देखें अगर यदि हम लोग, बेटा हमारे पास एक बेलन दे दिया गया है, इस प्रकार से रखा हमारे पास बेलन में कहेगा क्या कि यदि दोनों तरफ से हम लोग क्या करें, एक तरफ इधर भी अर्धगोला लगा दें, एक तरफ इधर भी अर्धगोला लगा देते हैं। इस तरह से कहता है कैप्सूल का निर्माण में क्या क्या लगता है। तो कैप्सूल के निर्माण की यदि बात करें तो एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है और बच्चों एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है, यानी दो अर्धगोले हो गए और बीच में एक बेलन रखा हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कैप्सूल निर्माण में क्या क्या लगता है तो आप बता देंगे 2 अर्धगोले लगते हैं और साथ में क्या लगता है, साथ में भैया एक बेलन लग जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे कि 2 अर्धगोले और एक बेलन के निर्माण से क्या बन जाता है, एक कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। इस सवाल से भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप इन तीनों का प्रयोग करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो यहां से आप देख पा रहे हैं इस तरह से सवाल आएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी के बेसिस पर ही लगा डालेंगे उस सवाल को। बिल्कुल आप घबराइए मत, इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आती है। बस आप यदि गुणा भाग थोड़ा सा आता है तो आप इसके आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। आप बस सवाल को लगाते रहिए और जो भी कंडीशंस बताई जाए उस कंडीशन को पालन करते रहिए। तो बच्चों इस क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास का इंतजार करिए। यदि बच्चों आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि बच्चों आप लोगों तक और हमारी वीडियो पहुंच सकें और हम आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। थैंक यू बच्चों।